फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। आज हम लोग दोनों गायनेकोलॉजिस्ट मिलके इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रेग्नेंसी, एनीमिया, खून की कमी, पांडु रोग बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे इंडिया में। भी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एनीमिया डे गया है। बहुत सारे लोगों को खून की कमी रहती है। खून की कमी का मेन मतलब है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना। बहुत सारे कारण होते हैं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया की इम्पोर्टेंस क्या है, वो ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सपना, आप ये बताओ कि भारत देश में एनीमिया, पांडु रोग, खून की कमी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? अच्छा, ये बताओ कि प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? कि अच्छा ये बताओ, हम लोग ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एनीमिया इन प्रेगनेंसी में खून की कमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सपना, आप ये बताओ कि भारत देश में एनीमिया, पांडु रोग, खून की कमी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? जी, ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो महिलाओं में और ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं और ऑलरेडी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनमें खून की कमी रहती है, महिलाओं में खास में बात कर रही हूँ। और जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उसके पहले से उनकी बॉडी में कमी रहती है और ये कमी चलती ही जाती है। एक बच्चा होता है, फिर उनका दूसरा बच्चा हो जाता है और बाद में फिर उनको प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के पहले उनको जो ब्लीडिंग के इश्यूज़ रहते हैं उसके कारण ये कमी उनकी बॉडी में हमेशा ही बनी रहती है। और टाइम टू टाइम इसको टेस्ट करवाना और इसकी जो उनकी जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको हमको अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो वो कमी हमेशा ही बनी रहती है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारे एक साहब हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, वो ऐसा बोलते थे कि अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, एनीमिया इज ए इंडियन वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब पूरी ज़िंदगी एनीमिया एक वीमेन के साथ रहता ही है। उसके कारण जैसे सपना ने एलेबोरेट किए कि शुरू से ही खून की कमी होना, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं होना। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे प्रीनेटल सप्लीमेंट्स देते हैं फीमेल्स को, स्कूल गोइंग गर्ल्स को। हमारे भारत में गवर्नमेंट ने भी चालू किया है, ICDWS प्रोग्राम के अंतर्गत IFA टैबलेट्स देते हैं स्कूल गोइंग फीमेल्स को, एडोलेसेंट फीमेल्स को। लेकिन बहुत सारे फीमेल्स नहीं लेते हैं और थोड़ा हमारा सांस्कृतिक, हमारा ट्रेडिशनल व्यवहार फीमेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। न्यूट्रिशन में बॉयज़, लड़कों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लड़कियों पे कम फोकस किया जाता है, इसलिए उनका ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। इसलिए एवरेज फीमेल्स में हीमोग्लोबिन एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है और जब तक वो प्रेगनेंसी की एज तक आते हैं तब तक ये एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं आपका एक पॉइंट ऐड करूँगी कि आजकल जो हमारा वातावरण चेंज हो रहा है और हमारे खाने पीने की जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़, उनमें ये बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है क्योंकि हमारा खान पान और हमारा न्यूट्रिशन बराबर नहीं है। वो उसका कारण बहुत हद तक हम लोग पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारा खुद का खाना अच्छा नहीं है तो हमको देख के ही बच्चे लोग सीखते हैं। अगर हम लोग एज ए पेरेंट्स हेल्दी डाइट लेंगे तो बच्चे भी वही यूजुअली फॉलो करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसा होता है कि खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? जी, जो आप गर्भवती स्त्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, माता की भी बात कर रहे हैं और बच्चे की भी बात कर रहे हैं, फीटस की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, माता की खुद की भी रिक्वायरमेंट है और फीटस की भी रिक्वायरमेंट है और जो प्लेसेंटा बन रही है उसकी भी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के कारण वो डेफिशिएंसी ज़्यादा दिखती है और इसमें ऐसा माना जाता है कि एक प्रेगनेंसी के 9 महीने में एवरेज 1000 से 1200 मिलीग्राम आयरन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है रोज़ की डेली रिक्वायरमेंट के अलावा। मतलब एक प्रेगनेंसी में लगभग 350 से 400 मिलीग्राम बच्चे के लिए और प्लेसेंटा के लिए ज़रूरत पड़ता है आयरन का। लगभग 450 मिलीग्राम माँ के खून के लिए ज़रूरत पड़ता है और 150 से 200 मिलीग्राम रोज़ के बेसल लॉसेस कवर करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है उसका डिलीवरी के टाइम पे, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, 500 से 700 ml मिनिमम ब्लड लॉस होता है और वो ब्लड लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल को आयरन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताओ, हम लोग ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एनीमिया इन प्रेगनेंसी में खून की कमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में एनीमिया? जी। अभी आप जैसे प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रेगनेंसी में अगर माता का हीमोग्लोबिन कम है तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनको हीमोग्लोबिन की कमी से काफ़ी तकलीफ रहती है। जैसे उनको प्रेगनेंसी में थकान रहती है, उनको सांस भरने लगती है और उनसे जो बच्चा ले रहा है उसको भी कमी रहेगी और बच्चे में अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में आयरन नहीं पहुँचेगा तो बच्चे में
ओवरऑल उस जगह जो ग्रोथ है वो कम रहेगा, जिसको हम लो ग्रोथ बोलते हैं, IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे का ओवरऑल जो वजन पर बच्चे का पेट में बनना चाहिए उसमें वजन में कमी होती है। साथ में प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस लाइक है ना प्री टर्म लेबर पेन्स कभी कभी चालू हो जाते हैं, अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द चालू होना, या फिर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो रही है उस समय कई बार PPH जो पोस्टपार्टम हेमरेज की हम बात करते हैं उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं। बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, ये एनीमिया के पेशेंट आके हमको बोलते हैं कि हमको एनीमिया, हमको पता कैसे चलेगा कि उसको एनीमिया है? जी। क्या एग्जामिनेशन तकलीफ क्या होगी, हमको एग्जामिनेशन में साइंस क्या होंगे, कौन से प्रकार के हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसको एनीमिया है? सबसे पहला सवाल है कि हमको कैसे पता पड़ेगा एक इंसान को, एक महिला हुई या आदमी हुआ, कि मुझे अनीमिया है या मुझे खून की कमी है। तो उनको बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण देर से महसूस होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन लक्षण वो रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस रहती है। थोड़ा पहले वो जिस लेवल का काम कर रहे होते हैं, अभी वो थोड़ा ही काम करते हैं तो उनको थकान होने लगती है, उनकी सांस भरने लगती है, और ओवरऑल उनका जो एनर्जी लेवल्स है, उनकी जो एनर्जी है वो उनको कम लगने लगती है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरी बात, कई बार अगर हीमोग्लोबिन की कमी ज़्यादा है तो उनका चेहरा पीला पीला लगने लगता है, उनकी उंगलियां पीली पीली, नाखून में पीलापन, नाखून सफ़ेद होते हैं और चेहरा ऐसा हम बोलते हैं, मतलब हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पीला सा लग रहा है। और साथ में काफ़ी और भी सारी चीज़ें, जैसे मेन तो मैंने आपको थकान बोला, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? कभी कभी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसलिए कभी कभी शरीर में सूजन भी आती है, खासकर पैरों में सूजन आती है, और पेशेंट को हर समय, जैसा सपना ने बोला, थकान रहती है, फेटिग हमारी भाषा में बोलते हैं, वीकनेस, फेटिग, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे पेशेंट में, क्लिनिकली क्या एग्जामिन करेंगे? अब हमारे तो रूटीन में है ना, कई लोग तो रिपोर्ट्स के साथ ही आ रहे हैं आजकल, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है और हर कोई अपना हीमोग्लोबिन करा रहा है, और फिर वो रिपोर्ट के साथ आता है कि हमारा 8% है कि 9% है कि 10% है। वो एक चीज़ है। दूसरा, एज ए डॉक्टर जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल MBBS लेवल से ही हमको पहला स्टेप ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम के लिए आए, हमारी नज़र हमेशा पेशेंट के ऊपर जाती है। जैसे आपने बोला कि कई बार चेहरा सूजा सूजा रहता है, अगर हमको जीभ बाहर निकालने का बोलते हैं, नॉर्मली हमारे रूटीन में पेशेंट्स को सबको बोलते हैं कि आप अपनी जीभ दिखाइए, या फिर हम उनकी आंख के नीचे अंदर उनका कंजक्टिवा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें पेलने से या जीभ कैसी पीली पीली है, तो उससे हमको पैलर, हम बोलते हैं कि भाई पीलापन है। या फिर हम गायनिक चेकअप्स करते हैं तो कई बार वेजाइना काफ़ी वाइट और पेल सा दिखता है, तो उससे हमको पकड़ में आने लगता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। टंग नेल कंजक्टिवा हम शरीर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो खून के बहुत पास होती हैं, और अगर वो जितना पेल होगी, जितना वाइट के करीब होंगी, उतना हीमोग्लोबिन कम होगा, जितना रेड, पिंक, डार्क पिंक होगा उतना हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। हालांकि इंडिया में कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हो जाता है, किसी ने नाखून पे नेल पॉलिश लगा रखी होती है और कोई टोबैको खाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये पता और कई बार कुछ पेशेंट्स अपना पूरा चेहरा आजकल सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए बांध के आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको बोलना पड़ता है कि आप ये निकालिए, हमको आपको एग्जामिन करना है। अच्छा, पेशेंट हमारे पास हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट लेके आया 8 ग्राम, उसके अलावा हम लोग ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराएंगे हीमोग्लोबिन के लिए? सबसे पहला जो कॉमन टेस्ट होता है वो HB होता है, लेकिन हमारे लिए उससे बेटर टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमको 4-5 चीज़ें और वैरायटी मिलती है, और साथ में एक पेरिफेरल स्मीयर की भी रिपोर्ट होती है, जो रेड सेल्स और जो सेल्स है उनकी स्टडी होती है, उनका शेप कैसा है, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें डायग्नोज कर पाते हैं। इसके अलावा अगर बार बार अगर हीमोग्लोबिन कम रह रहा है तो हम आयरन स्टडीज़ करवाते हैं, और आयरन स्टडीज़ में जैसे सीरम फेरिटिन हो गया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC एक टेस्ट होता है, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज उनका कितना है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कितना है। तो एक आयरन स्टडीज़ होती है जिसमें 4-5 और एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं जो हमको एक आगे डायग्नोसिस पे लेके जाते हैं। हालांकि सपना ने ये जो आयरन स्टडीज़ बोला, ये हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में नहीं करते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट होते हैं, और हमको पता है कि क्लिनिकली 99% पेशेंट्स आयरन डेफिशिएंसी होते हैं, इसलिए हम लोग आयरन चालू ही कर देते हैं। हीमेटोलॉजिस्ट के लेवल पे ये टेस्ट ज़्यादा बेटर रहते हैं, और अगर कोई कारण से बहुत करने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो फिर ये हम लोग आयरन स्टडीज के लिए हीमेटोलॉजिस्ट अभी आप इतना पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक आदमी और औरत का कितना होना चाहिए? हमारे इंडियन फीमेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लगभग 11 से 13 के बीच में बोलते हैं, और मेल्स में यूजुअली 13 से 15 के बीच में बोलते हैं। फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम इसलिए रहता है क्योंकि हर महीने उनका मेंसेस में ब्लड लॉस होता है, और ओवरऑल उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है।
अच्छा ये बताओ कि कोई अगर हीमोग्लोबिन 8 लेके आया है तो तुरंत एक दिन में उसका 8 हीमोग्लोबिन हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे होता है? कुछ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जी। कुछ स्टेजेस होते हैं कि हाँ जी। तुरंत एक दिन में हो जाता है? सबसे पहले तो क्या है ना कि हीमोग्लोबिन जो चीज़ की हम बार बार बात कर रहे हैं, एक हीम प्रोटीन और एक आयरन हमारे इन दोनों से मिलके बनता है। तो जो आयरन की रिक्वायरमेंट उसकी अलग होती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इस चीज़ से बनता है। और ब्लड टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन मेजर करके पता करते हैं कि उनको हीमोग्लोबिन की कमी है। अब ये जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का अगर हम प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे क्या होता है कि एक होता है कि हमारे स्टोर्स भी होते हैं, जैसे घर में भी हम दाल चावल एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं स्टोरेज में, ऐसे हमारी बॉडी में भी आयरन स्टोर रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर पीरियड्स ज़्यादा हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, किसी ने अबॉर्शन की गोलियाँ ली है, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या प्रेगनेंसी के दौर से अगर कोई गुजरा है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उनके स्टोरेज से वो चीज़ कम होता है। तब तक पेशेंट और महिला टोटली नॉर्मल होती है। फिर धीरे धीरे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है। नॉट ओनली आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहता है। और तीसरे स्टेज पे क्या होता है कि जब वो और भी ज़्यादा उनका ये दोनों ही स्टोर्स उनके कम हो जाते हैं कि स्टोरेज भी कम हो गया, उनका प्रोडक्शन भी कम हो गया, तब उनको अनीमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं और तब हमको एक्चुअली रिपोर्ट पे 8 हीमोग्लोबिन और 7 हीमोग्लोबिन हमको मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब ये अगर इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ये था कि हीमोग्लोबिन 8%, 9%, 10 ग्राम एक दिन में नहीं होता है, उसके पहले 3, 4, 5, 6 महीने से उसकी सब सजावट शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि प्रेगनेंसी में खाली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, कोई और चीज़ के कारण भी एनीमिया हो सकता है? अनीमिया की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ अनीमिया थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी हमारे देश में हमको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हमने अभी 12 की कट ऑफ की बात करी, मैंने कहा 20% फीमेल्स भी हमको नहीं मिलेंगी जिनका 12 हीमोग्लोबिन है। मोस्टली सबका एवरेज 10 के आसपास हमको ज़्यादा देखने में आता है, और जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उनका तो 8 या 9 के आसपास ही मिलता है हीमोग्लोबिन। तो आयरन का एक आयरन डेफिशिएंसी, मतलब आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी। दूसरा एक चीज़ होता है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का भी बहुत ज़्यादा रोल है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। इसलिए अगर विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो उसके कारण भी अनीमिया हो रहा है। इसको हम डायमॉर्फिक अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विटामिन B12 भी कम है और आयरन भी कम है। तो ये सारी कैटेगरी हमारी न्यूट्रिशनल अनीमिया में आ गई कि हमारा जो ओवरऑल आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, जो न्यूट्रिशन अगर हमारा ठीक नहीं है या हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट अगर एडिक्वेट नहीं है, तो ये सब हमारा न्यूट्रिशनल अनीमिया आ गया। और प्रेगनेंसी में तो रिक्वायरमेंट डबल है क्योंकि माता और बच्चा दोनों की रिक्वायरमेंट है, इस कारण वहाँ पे ये डोज भी हमारी बढ़ जाती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो क्या वेजिटेरियन लोगों में हीमोग्लोबिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा होता है? ऐसा मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि वेजिटेरियन तरीके से भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज है। जैसे हम एक क्वेश्चन में पूरा अभी डिस्कस करेंगे कि क्या खाए और क्या नहीं खाए, उसको किस समय खाए और कैसे खाए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो वेजिटेरियन डाइट में भी एडिक्वेट आयरन अवेलेबल है। ओनली थिंग इज़ कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए और घर में कुकिंग में और उस चीज़ में हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आयरन वाली है जो हमको ज़्यादा खाना चाहिए। क्या एनीमिया जेनेटिक होती है, आनुवंशिक होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? मोस्ट कॉमन अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है और ये जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे टाइप के हीमोग्लोबिन कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में मौजूद होते हैं, जिसको अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी समाज में क्रिएट हो भी रही है। जैसे हम बोलते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया, ये दूसरे 2 टाइप के हीमोग्लोबिन्स होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की चेंज थोड़ी डिफरेंट होती है और उसमें सिर्फ आयरन से नहीं दूसरी चीज़ों से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि हमारे इंडियन डाइट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ता है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले वेजिटेरियन डाइट में बताओ। वेजिटेरियन डाइट में हम बात करेंगे तो सबसे पहले है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। और ये सारी अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक होंगे तो जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, हरी धनिया, पुदीना, बथुआ, मतलब कोई सी भी भाजी जो हरी और पत्तेदार है उसमें सबसे ज़्यादा हमको आयरन मिलता है। सरगुआ जैसे बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए, उनको फ्रेश खाइए,
थोड़ा पार कुक्ड खाइए, बहुत ज़्यादा उसको कुक करके बॉईल करके अगर खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशनल लॉस होता है। और हर दिन खाना वो ज़रूरी है, ओकेजनली कभी पालक बना के खा लिया, इट इज़ नॉट दैट। हमको हर दिन उस तरह की सब्जियों को अपनी डाइट में दोनों तीनों टाइम इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ कि बार बार हम सब जानते हैं कि हरी सब्जियों से मिलता है, लेकिन फिर भी अनीमिया है। तो उसके लिए जैसे अगर हम चीला बना रहे हैं तो उसमें आप हरा धनिया ज़्यादा डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। तो सब्जियों को हमको हमारी तीनों ही मिल में जो घर में कुक कर रहे हैं और जो फीमेल्स कुकिंग कर रही हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा और उसको अनकुक्ड तरीके से ज़्यादा खाना चाहिए। और किस चीज़ में मिलता है जी, हरी सब्जियों के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे बीट रूट सबसे ज़्यादा, लाल कलर लाल हीमोग्लोबिन, इस तरह से भी हम समझे कि बीट खा के हम लाल लाल हो जाएंगे, हमारी जीभ भी लाल हो जाती है। तो बीट रूट का रेगुलर इंटेक जूस के फॉर्म में, सलाद के फॉर्म में ज़्यादा बेटर है। अगर हम उसको ज़्यादा कुक कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है। इसके अलावा हमारा नींबू जो हमारा विटामिन सी होता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो भी डाइट में से अगर हम आयरन हमको बॉडी में एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन सी और सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस कंपोनेंट में विटामिन आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि आयरन के साथ अगर हम नींबू का यूज़ करें, जैसे बीट रूट में या कोई भी सलाद में, हमारे रूटीन में ही है कि हम नींबू डालते हैं ताकि उसमें से जो आयरन है वो हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़े। तो हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करी, नींबू की बात करी, बीट की बात करी, बाकी सब चीज़ें हैं, टमाटर है, ककड़ी है, सभी चीज़ों में, दालें हैं, हमारे सीरियल्स हैं, सब में लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयरन है। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। फ्रूट्स की अगर हम खास बात करें तो अनार एक अच्छा फ्रूट है, बाकी फ्रूट्स में भी होता है बट अनार अपने आप में फिर से वो लाल अनार हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। और साथ में हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो किशमिश है या ग्रेप्स है, ड्राई ग्रेप्स है या अंजीर है ये, और खजूर सबसे अच्छी चीज़ है, खजूर और गुड़, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो 100% हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं और इसका रेगुलर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में चिक्की बहुत फेमस है, गजक बोलते हैं उसको, गुड़ और मूंगफली की, उसमें नट्स भी होते हैं, गुड़ भी आता है। जैगरी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन इंडियन डाइट। तो अगर हम लोग चिक्की रोज़ एक पीस सुबह शाम खाएंगे तो यूजुअली आयरन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपने डाइट का सोर्स बताया लेकिन इंडियन डाइट इज ए पैराडॉक्स एज फार एज आयरन एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न। मतलब हम लोग आयरन रिच सोर्सेज तो लेते हैं लेकिन उसी सोर्सेज में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बॉडी में आयरन नहीं एब्जॉर्ब होने देते हैं। जी जी, क्या बोलेंगे इस बारे में? जैसे मैंने बोला कि हमारा रेगुलर इंटेक ज़रूरी है, लेकिन हम वो किस समय ले रहे हो और उसको कैसे बना रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारी महिलाओं को इस बारे में पता नहीं होता है। अब जैसे अगर बहुत कॉमन चीज़ है कि हमारा पालक पनीर, ये हमारा बहुत ही फेवरेट सा हमारा डिश होता है और हम बहुत खुश भी होते हैं कि बच्चों को हम पालक पनीर खिला रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने पहले पालक को खूब बॉईल करके उसको है ना ग्राइंड कर दिया है और साथ में हमने पनीर जोड़ दिया है। पनीर में है दूध की आइटम जिसमें है कैल्शियम और पालक में है ऑक्सलेट्स, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ भी इंटरफेयर करता है और ऑक्सलेट्स हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन के साथ भी इंटरफेयर करता है। तो ये हमारा एक डाइट, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं बट एक्चुअली हमको अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन यहाँ मिल नहीं रहा है। इंडियन डाइट में सीरियल्स में फाइटेट्स होते हैं, हरी सब्जियों में फॉस्फेट्स होते हैं और चाय कॉफ़ी में टैनिन्स और कैफीन्स होते हैं जो आयरन इनहिबिटर्स बोलते हैं। अगर ये हमारे पेट में जाएंगे तो हमारे शरीर में से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये एक कारण है जिसके कारण वेजिटेरियन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें ना, अपने दर्शकों को एक टेक होम मैसेज देना चाहे, क्योंकि चाय की आदत हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी चाय अपने खाने के साथ या कोई भी ब्रेकफास्ट के साथ मत जोड़िए, क्योंकि अगर आपने उसमें जो डिशेस आप खा रहे हैं, आप कोई भी हेल्दी फूड खा रहे हैं तो वो टैनिन्स और कैफीन उस एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आयरन ज़्यादा मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप कौन सा नॉन वेज यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और फिश में, चिकन में, एग में, सब में अपना लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयरन है। लेकिन जितना ज़्यादा अगर आप उसको कुक कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे तो उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है। अभी हमने ये बात की कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, कीड़े कर्मी रोग बोलते हैं। तो सारे पेशेंट्स को, एनीमिया वाले पेशेंट्स को हम लोग
एल्बेंडाजोल की एक टैबलेट दे सकते हैं, उसको देने में कोई नुकसान नहीं है। छोटे बच्चों को भी देना चाहिए, बड़े बच्चों को भी देना चाहिए और एडल्ट्स को भी देना चाहिए। कम से कम हर 6 महीने में एक बार हम लोग को दे देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और प्रेगनेंसी में सबसे पहले हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए क्या करते हैं? प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हम रूटीन प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो उससे हमको आइडिया आ जाता है कि उनका बेसलाइन हीमोग्लोबिन कितना है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वो हमारे पास चेकअप्स के लिए आते हैं तो हम उनका हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं, और हमारी जो कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है उसमें हम आयरन स्टोर्स भी असेस कर पाते हैं, उनके सेल्स भी असेस कर पाते हैं कि इनमें साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं। और रूटीन में प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 तो हम पहले दिन से ही उनका बुकिंग विजिट पे ही स्टार्ट कर देते हैं। पहले 3 महीने में पहले तिमाही जो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी के, आयरन इतना टॉलरेट नहीं होता है, उससे वॉमिटिंग, एसिडिटी और अपचन ज़्यादा होता है। इसलिए नॉर्मली रूटीन में जो आयरन की टैबलेट्स हैं वो चौथे महीने से हम ज़्यादा स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आयरन की जो टैबलेट्स है दे आर मोस्ट कॉमन। 150 to 200 मिलीग्राम की स्टैंडर्ड आयरन की टैबलेट्स आती हैं। आयरन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। फेरस फ्यूमरेट है, सल्फेट है, स्कॉर्बेट है, वो डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं। और आयरन की टैबलेट लेने के बाद भी अगर उनकी डेफिशिएंसी कितनी है ये भी हम असेस करते हैं कि अगर उनमें ज़्यादा डेफिशिएंसी है या उनकी टैबलेट से आएगी, तो टैबलेट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो हम स्टार्ट करते हैं। साथ में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही हमने उनका चालू कर रखा है। 150 to 200 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। यूजुअली हम लोगों को खाने के पहले देना ही चाहिए बुक्स के हिसाब से, लेकिन खाने के पहले देने से पेशेंट को GI अपसेट, पेट की तकलीफें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडिजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग खाना खाने के बाद देना ज़्यादा पसंद करते हैं। कितना लंबा हमको ओरल आयरन थेरेपी देना चाहिए, मतलब टैबलेट्स कितना दिन देना चाहिए प्रेगनेंसी में? जी, चौथे महीने से जो मैंने बोला कि 13 वीक से हम उनको चालू कर रहे हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट का भी प्रोटोकॉल है कि 100 डेज मिनिमम 100 डेज प्रेगनेंसी में हर गर्भवती स्त्री को आयरन की टैबलेट उनकी बॉडी में जाना चाहिए। उतना उनका रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन हम थ्रू आउट डिलीवरी तक उसको चालू रखते हैं। और डिलीवरी के बाद भी उनके हम पोस्टमार्टम पीरियड में 2 to 3 मंथ्स हम सप्लीमेंट करने का एडवाइस करते हैं, ताकि जो डिलीवरी के समय उनका ब्लड लॉस हुआ है उसको वापस हमको मेकअप करना है। किसी का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है, हमने आयरन की गोलियां दी, तो कितने दिन में हीमोग्लोबिन उसका बढ़ता है? जी, अब इसमें हम यहाँ पे राइट नाउ सिर्फ टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आयरन के अलग अलग प्रिपरेशंस अवेलेबल है। कुछ लोगों में अगर ज़्यादा कमी है तो उसके लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जो टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, 9 या 10 के आसपास किसी का हीमोग्लोबिन है और हमने जब टैबलेट्स चालू करी तो मिनिमम हमको 2 to 3 वीक्स का टाइम चाहिए होता है। बुक्स में ऐसा लिखा है कि एक हफ्ते में 0.5 ग्राम के आसपास बढ़ता है, लेकिन बार बार रिपोर्ट कराने का कोई सेंस नहीं है। अभी हमारी डिलीवरी को अभी पूरे 6 महीने बाकी, हमने चौथे महीने से चालू करा है, तो हम आराम से महीने 1.5 महीने का टैबलेट देने के बाद उसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, डाइट और हमारे सप्लीमेंट्स सब कुछ हम लेके आराम से 6 to 8 वीक्स पे हम उसको चेक करा सकते हैं। अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो महीने के बाद करा सकते हैं। हेमोग्लोबिन बढ़ने का प्रोसेस को हमारी मेडिकल भाषा में एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। टोटल RBC जो होता है वो 90 to 120 डेज के ऊपर बढ़ता है। और एरिथ्रोपोइसिस के लिए बढ़ने के लिए आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए आपने देखा होगा आयरन टैबलेट के पीछे आप जब भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द मार्केट प्रिपरेशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पायरिडॉक्सिल, फॉस्फेट और ये सब चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि फेरस फ्यूमरेट जो प्रिपरेशन जिसमें मॉलिक्यूल आता है वो सबसे बेस्ट टॉलरेटेड आयरन है। इसके अलावा सल्फेट्स, एस्कॉर्बेट्स, बिसग्लाइसिनेट्स, फेडरेट, अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं। अलग अलग डॉक्टर अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये अच्छा है या ये ख़राब है, लेकिन हमारे खुद के एक्सपीरियंस से अगर हमको खुद को लेना हो या फिर हमारे पेशेंट्स को देना हो तो सबसे बेस्ट आयरन है फ्यूमरेट या फिर फेडरेट। अच्छा ये बताओ कि अगर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है फिर भी आयरन टैबलेट्स लेनी पड़ेगी किसी को? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। पहली बार स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि 1000 से 1200 मिलीग्राम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है माँ और बच्चे की, तो वो तो लेना ही है। अगर वो शुरू में नहीं लेंगे तो डिलीवरी के आसपास उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा ये आयरन के सिरप्स भी आते हैं क्या?
आयरन के सिरप्स अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला प्रिपरेशंस अलग अलग अवेलेबल है, बट सिरप्स में ओवरऑल जो परसेंटेज मिलीग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो सिरप से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए टैबलेट्स आर द बेस्ट। लेकिन अगर कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, जैसे आपका अभी अगले सवालों में आएगा, तो उनके लिए फिर दूसरे इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है। हालांकि सिरप बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं जी, लेकिन सिरप जब दांत में लगता है तो फेरिक सल्फाइड बन जाता है और उससे दांत का येलो स्टेनिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सिरप अवॉइड करते हैं। इसलिए बेटर है टैबलेट्स, या फिर अगर किसी को टैबलेट सूट नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन। अच्छा, पिछले बहुत सारे सालों से हम लोग आयरन के इंजेक्शन दे रहे हैं क्योंकि टैबलेट्स यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स नॉन कंप्लाइंट होते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, तो मार्केट में बहुत सारे आयरन के इंजेक्शंस के प्रिपरेशन आ गए हैं। आज से लगभग 15, 20, 25 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई करा करते थे तो फर्स्ट जनरेशन आयरन देते थे, आयरन डेक्सट्रान करके, लेकिन उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे और वो इतने ज़्यादा सीवियर होते थे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा आईवी आयरन नहीं देते थे। उसके बाद लगभग 2005 से 7 के बीच में आया आयरन सुक्रोज सेकेंड जनरेशन आयरन। बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा सूटेबल मॉलिक्यूल है, उससे आयरन राइज भी अच्छा, हीमोग्लोबिन राइज भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। हाल ही पिछले कुछ 4-5 सालों में आयरन कार्बोक्सी माल्टेस करके एक थर्ड जनरेशन आयरन आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सूटेबल है, एलर्जिक रिएक्शंस भी बहुत कम है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन पेशेंट का जिनको नॉन कंप्लायंस है उनको बहुत बेटर है। तो ये बताओ कि आप इंजेक्टेबल आयरन, पेरेंटल आयरन, आईवी आयरन हम लोग कब देंगे? जी, अब इसमें अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 7 है, 8 है या 6 है, तो उनको हम लोग आयरन की टैबलेट्स चालू करते हैं। उसके साथ हम उनको दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो अगर पेशेंट अगर अफोर्डेबल है और हमको कोई भी अगर आयरन का इंजेक्शन देना है और अगर उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है तो हम उनको सेकंड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं। वो बीच में कभी भी ले सकते हैं और साथ में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C हम दे ही रहे हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पेशेंट जैसे मैंने बोला नॉन कंप्लायंट होते हैं, मतलब गोलियां नहीं लेते, या तो उनको तकलीफ ज़्यादा होती है या कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको तकलीफ होती है, या फिर किसी को माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम लोग ओरल टैबलेट्स दे रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, तो वो केसेस में हम लोग आईवी इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। आईवी इंजेक्शन के हालांकि फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग 2 बार खाली देंगे 2 डोज में तो पेशेंट की पूरी प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ आईवी इंजेक्शन हम लोग देते कैसे हैं, कितना देर लगता है, क्या क्या करना पड़ता है? हाँ जी, अभी हम जो इंजेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने बताया कि थर्ड जनरेशन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जो थोड़ा सा कॉस्टली है सेकंड जनरेशन से, लेकिन उसके रिएक्शंस बहुत कम हैं, तो उसमें पेशेंट्स भी हैप्पी और डॉक्टर्स भी बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हैं। और तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें इंजेक्शन अलग अलग टाइप के आते हैं। 500 मिलीग्राम का भी इंजेक्शन आता है, 750 मिलीग्राम का भी इंजेक्शन आ रहा है आयरन का। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, अगर हम बेसिक डोज से चालू करें तो 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन हम अराउंड 100 to 250 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में हाथ में वेनफ्लॉन सुई डाल के देते हैं। और शुरू में हमको ओवरऑल हमारा टारगेट रहता है कि 15 to 30 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट करते हैं। फॉर इनिशियल 10 मिनट्स हम उसको थोड़ा स्लो रखते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमने 100 ml की बॉटल अगर प्रिपेयर करी है तो शुरू के 10 मिनट्स में पेशेंट को कैसे वो सूट हो रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस, खुजली, जलन, छाती में भारी होना, सांस लेने में तकलीफ, कुछ भी अगर उनको तकलीफ है तो हम उसके लिए उनको बता के रखते हैं। और शुरू के 10 मिनट्स थोड़ा स्लो हम जाने देते हैं और बाद में थोड़ा फास्ट करके विदिन 25 to 30 मिनट्स हमारा टारगेट होता है कि हम उसको ख़त्म करें। और ख़त्म करने के बाद बॉटल को स्टॉप करने के बाद भी पेशेंट को हम आधा घंटे से 45 मिनट्स हॉस्पिटल में रहने के लिए बोलते हैं, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम लोग उसको मैनेज कर सकें। उनको इमीडिएटली हम घर जाने का एडवाइस करने से मना करते हैं। जब हम लोग ये बॉटल में आईवी आयरन देते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन कितना जल्दी बढ़ता है? जी, तो जैसे आपने बोला ना कि हमने एक बोलस डोज में एक साथ हमारा 500 मिलीग्राम उनकी बॉडी में चला गया, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है वो गोली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे 100% कंप्लायंस है, क्योंकि हमने हमारी आंखों के सामने उनको पेरेंटल आयरन दिया है। तो जैसे हमने पहले भी बात करी, आइडियली तो बुक्स में बोलते हैं कि 1 वीक to 10 डेज में बढ़ता है, बट मैक्सिमम इफेक्ट जो हमको उसका दिखेगा 2 to 3 वीक्स में हमको ऑलमोस्ट 2 to 2.5 to 3 ग्राम्स हमको रेज दिखता है।
इसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपको बताता हूँ। कोई सीवियर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, बहुत सारी मेडिसिन चालू हैं जी। तो हमको कभी कभार उनकी मेडिसिन कम करनी है। पेशेंट को वैसे ही वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, सूजन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू है, खून पतला करने की मेडिसिन चालू है, डायबिटीज़ की मेडिसिन चालू है। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन कम करें, तो हो सकता है हम लोग एक आयरन की मेडिसिन कम कर दें। एक इंजेक्शन हमने दिया तो 2-3 महीने तक का हमको दूसरा इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत 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 कम यूज़ करने का कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब तक पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट को कोई मेजर तकलीफ नहीं है, खाली हेमोग्लोबिन कम है और हमारे पास डिलीवरी के लिए कम से कम 2-3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो ये हमारे लिए पेरेंटल आयरन, IV आयरन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ब्लड हम लोग क्यों नहीं देना पसंद करते, क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं? जैसे आपने अभी बोला कि अगर पेशेंट के वाइटल स्टेबल है, मतलब उनकी पल्स है, ऑक्सीजनेशन है और उनका BP सब कुछ सेटल्ड है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो हर इंसान यही चाहता है कि उनका खुद का खून बने। और हमारे पास डिलीवरी में भी यही टारगेट होता है कि अगर जैसे किसी को आयरन की कमी है और हमारे पास डिलीवरी के लिए अभी टाइम है, तो हम भी एज ए डॉक्टर यही चाहते हैं कि उनका खुद का खून ही फॉर्म हो जाए। इसलिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जब किसी को खून का बॉटल चढ़ाया जाता है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन सीरियस भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करते हैं और जब हमको ब्लड की ज़रूरत है तब हमारे पास ब्लड अवेलेबल होगा ब्लड बैंक में, ये भी श्योरिटी नहीं रहती है। आजकल तो खैर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होता है, तो उस टाइप का ब्लड उस समय अवेलेबल है कि नहीं। इससे बेटर है कि शुरुआत से ही प्रेगनेंसी में अगर आयरन का ध्यान रखा जाए टैबलेट्स के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में, ताकि डिलीवरी के पहले उनका 11 से 12 हीमोग्लोबिन हम ले आए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हालांकि अभी बहुत सेफ हो गया है, ग्रुप मैच करके हम लोग करते हैं, तो इसलिए दूसरा ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करना लगभग नामुमकिन होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इम्यूनोलॉजिकल बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ सब एक्यूट होते हैं, कुछ क्रोनिक होते हैं। हालांकि आजकल एक्यूट सब एक्यूट रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस वाले ज़्यादा होते हैं। ट्राली करके कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए ट्राई यही करते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तब तक हम लोग ब्लड नहीं दें। ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रेगनेंसी में हम लोग अगर डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, खून बाल्टी की तरह बाहर शरीर से बह रहा है, वही एक स्टेज है जब हम लोग ब्लड प्रेफर करते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के पीरियड में पेशेंट को प्लेसेंटा प्रेविया है, प्लेसेंटा नीचे है और उसका खून बह रहा है, तभी हम लोग ब्लड देते हैं। यूजुअली ये 2 कंडीशन के अलावा हम लोग ब्लड नहीं देते और हम लोग ट्राई करते हैं कि खाली पेरेंटल आयरन ही दें। तो ये था हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आज का डिस्कशन। आपको हमारा डिस्कशन कैसा लगा प्लीज़ हमको मैसेज करके ज़रूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार।